बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय वेन हॉर्न, चैप्टर नंबर 6, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। In last lectures, we have studied many concepts. We just review those concepts and we'll start our today's topic. We have studied the basic concepts of income statement and balance sheet. After that, we studied about the ratios, liquidity ratios, in which we have studied the current ratio and as well as the acid test ratio. After that, we have made comparison of these ratios to the industry averages. After that, we studied about the leverage ratio. In leverage ratio, we have studied the four ratio. The first one is debt to equity ratio. Second one is debt to total assets. The third one is debt to total capitalization ratio. After that, we studied the coverage ratio, the interest coverage ratio, and then finally we have studied activity ratios, receivable turnover ratio, average collection period, payable turnover ratio, payable turnover in days, and then inventory turnover ratio, and then total asset turnover ratio. These are all ratios we had studied in previous lectures. Our today's topic is profitability ratios. आज जो हम बात करेंगे वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के ऊपर बात करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात करेंगे इसमें और नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करेंगे। दो रेशियोज इसमें आती हैं प्रॉफिटेबिलिटी के हवाले से। अगर हम अपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो वहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में जो हमारी जो बैलेंस निकलता है वो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का होता है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस में जो हमारा बैलेंस निकलता है वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का होता है। तो यहाँ पे हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के हवाले से बात करेंगे। इससे हमें ये पता लगेगा कि फर्म अपने ऑपरेशंस को किस तरह से एफिशिएंसी से जो है वो लेके चल रही है, कितनी एफिशिएंटली जो है फर्म की ऑपरेशंस जो है परफॉर्म हो रही हैं, फंक्शन सारे परफॉर्म हो रहे हैं। अगर जारी बात है, अगर एफिशिएंटली ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, फंक्शन परफॉर्म होंगे, तो उससे हमें प्रॉफिट की सूरत में रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अदरवाइज जो है अगर हम अपनी ऑपरेशंस को सही तरीके से लेके नहीं चलेंगे, फंक्शन सही परफॉर्म नहीं करेंगे, तो हमें लॉस का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आपने ये देखना है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो आपका कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकालना चाहते हैं या रेशो निकालना चाहते हैं, तो उसका फॉर्मूला आपके सामने है। ग्रॉस प्रॉफिट को आप लेंगे ऊपर और डिनोमिनेटर में आप रखेंगे नेट सेल्स। नेट सेल्स के मुताबिक आप देखेंगे कि आपका जो प्रॉफिट है वो आपकी सेल की कितने परसेंटेज है। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, आप अपनी तमाम जो डायरेक्ट इनकम्स हैं, ठीक है, उसमें से डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम करते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे और सेल्स को नीचे रखेंगे। अब यहाँ पे जो हमने बास्केट वॉन्डर की जो एग्जांपल ली है उसमें हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 612 का है और जो नेट सेल्स है वो 2211 की है। तो हमें पता लगा कि जो हमारी नेट सेल्स है उसका 27.7% जो हमारा आया है वो प्रॉफिट आया है। यानी कि अगर आप इसको 0.277 जो आंसर है इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर जो आ जाएगा 27.7, यानी कि ऑलमोस्ट 28%। तो हम कह सकते हैं कि हमने जितनी सेल की सेल का 28% जो हमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता लगता है कि बिजनेस में जो प्रॉफिट परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितनी है, कि सेल के कितनी परसेंटेज हम प्रॉफिट कमा रहे हैं। इसको अब इंडस्ट्री एवरेजेस के साथ हम देखेंगे। इंडस्ट्री में जो है वो ज़्यादा कमाया जा रहा है 31%, और हमारा अभी लो है। इसका मतलब हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो वीक चल रहा है क्योंकि इंडस्ट्री एवरेज से नीचे है। इससे पुराने सालों में देखें तो तब भी हमारा लो ही है, और उससे पहले जो है 2001 की अगर हम बात करें तो उस वक्त ज़्यादा था, उस वक्त रेशो अच्छी थी। लेकिन अब करंटली जो हमारी तो 2003 की वो बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे रेशो जो है वो सही नहीं है। इसका मतलब वो वीक ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है। इसको हमें इम्प्रूव करना है। यहाँ पे इसने ग्राफ बना दिया, ठीक
कि इंडस्ट्री एवरेज के हवाले से और जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया है उसके हवाले से उसने जो है वो एक ग्राफ बना दिया 3 सालों का, 2001, 2, 3 का इंडस्ट्री एवरेज का और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का, दोनों वैल्यूज़ के साथ, बास्केट काउंटर की वैल्यू और इंडस्ट्री की वैल्यूज़ के साथ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रेशो आती है जी नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट से मुराद है कि जब आप ग्रॉस प्रॉफिट में से तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, टैक्सेस माइनस कर देंगे, उसके बाद जो आपके पास बचा कुचा प्रॉफिट बचता है ना, उस प्रॉफिट को हम नेट प्रॉफिट कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जब आप माइनस कर देंगे, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, याद रहे नेट प्रॉफिट वो होता है जिसमें से इंटरेस्ट और टैक्स भी माइनस हो चुके होते हैं। अब नेट प्रॉफिट मार्जिन जिस तरह हमने ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकाला उसी तरह से ये निकालेंगे। नेट प्रॉफिट को हम ऊपर रखेंगे, नेट सेल्स को नीचे रखेंगे। नेट प्रॉफिट हमारा आया जी 91 और यहाँ पे हमारी सेल्स 2211 है, तो हमारे पास 0.041, यानी कि इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इट में हमारे पास तकरीबन 4.1% आया था। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि हमारा जो नेट प्रॉफिट है ना, सेल का 4% हमने प्रॉफिट कमाया, सेल का जो 4% हमने प्रॉफिट कमाया। यहाँ पे आप इंडस्ट्री एवरेज देखें वो 8.2% है, तो यहाँ पे काफ़ी मतलब हाफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये पुअर नेट प्रॉफिट है, जो कि इंडस्ट्री एवरेज का भी हाफ है तकरीबन। तो बहुत ही पुअर नेट प्रॉफिट है बास्केट वाटर का। और 2002 में कंडीशन देख लें तब भी कम था, और 2001 में जो है तब ज़्यादा था, तो तब जीपी भी ज़्यादा था और नेट प्रॉफिट भी ज़्यादा था। लेकिन अब जो 2003 की बात करेंगे वो इंडस्ट्री एवरेज से हाफ है प्रॉफिट, तो ये एक बहुत ही पुअर कंडीशन है, पुअर सिचुएशन है बास्केट वाटर्स के लिए, क्योंकि उसका जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो जस्ट सेल का 4% है, और इंडस्ट्री में जो दूसरी फर्म्स हैं वो तकरीबन 8% जो है वो नेट प्रॉफिट अर्न कर रही हैं। इसका उसी तरह से ग्राफ बनाया इंडस्ट्री एवरेज की वैल्यू लेके और बास्केट वाटर्स की नेट प्रॉफिट की वैल्यूज़ को लेके। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज में थर्ड आपके पास आती है जी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से मुराद क्या है, जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की, यानी कि जितना पैसा आपने एसेट्स में इन्वेस्ट किया है, जितने पैसों के आपने एसेट्स खरीदे हैं, ठीक है, इसको आप कहते हैं इन्वेस्टमेंट। तो अब आपने देखना है कि जितना पैसा आपने एसेट्स में इन्वेस्ट किया है कि उसके ऊपर रिटर्न कितना आया आपको। फॉर एग्जांपल 10 लाख के आपने एसेट्स खरीदे, मशीनरी खरीदी है, आपने को प्लांट लगाया है, ठीक है, मशीनरीज को इंस्टॉल किया, वहाँ प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए मज़ीद आपने जो है मशीनें वहाँ पे मंगवाई हैं, तो सारा सेटअप बनाया। अब आपने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की है, तो इस 10 लाख के ऊपर आपको कितना रिटर्न आ रहा है सालाना, ठीक है, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहलाता है, इसको हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करना है हमने। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि वही जो इंटरेस्ट और टैक्सेस को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट जिस तरह हमने प्रीवियस रेशो में किया था, वही नेट प्रॉफिट ऊपर रखेंगे और टोटल एसेट्स को नीचे रख देंगे। यानी कि हमें पता लगेगा जितना हमने इन्वेस्टमेंट की है, हमारी इन्वेस्टमेंट के मुकाबले में हमें रिटर्न कितना मिल रहा है। बिजनेस में हमने 10 लाख लगाया, तो सालाना जो है वो 10 लाख के बस हमें बिजनेस कितना प्रॉफिट दे रहा है। यहाँ पे देखें, आपने जो बिजनेस में जो लगाया था वो $2160 लगाए थे, और बिजनेस सालाना आपको इन $2160 के बदले में $91 का प्रॉफिट दे रहा है, यानी कि ये प्रॉफिट बनता है तो 4.2% का, ठीक है, 4.2% का जो प्रॉफिट बनता है। इससे हमें पता लगता है कि फर्म इंडिकेट्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑन द एसेट्स ऑफ द फर्म आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस एंड टैक्स। से हमें पता लगता है कि हमने जितना पैसा लगाया था उसके ऊपर हमें कितना प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। अगर कोई बंदा देखना चाहता है यार मैंने 20 लाख लगाया साल के शुरू में, तो 20 लाख के ऊपर मुझे कितना प्रॉफिट आया, तो इस तरीके से इस रेशो के ज़रिए से जो है वो प्रॉफिट देख सकता है। अब इस करंट एग्जांपल में हमें पता लगा कि हमारा प्रॉफिट जो है वो तकरीबन 4.2% आया एसेट्स के ऊपर। एसेट्स ने हमें जितना प्रॉफिट दिया वो 4.2% है। इस तरह से हमें ये भी पता लग सकता है कि एसेट्स हमारे कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं। ज़ाहिर बात है, अगर एसेट्स को सही अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेंगे, अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर एसेट्स का अच्छे तरीके से यूज़ नहीं होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी भी डिक्रीज़ हो जाएगी। इसका कंपैरिजन करते हैं इंडस्ट्री एवरेज के साथ। इंडस्ट्री एवरेज में 9.8% है, यानी कि एसेट्स के ऊपर जो रिटर्न है वो 9.8% है, और बास्केट वाटर का जो है वो तकरीबन हाफ से भी कम है। तो इसको भी हम कहेंगे पुअर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, यानी कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की उसके ऊपर आपको रिटर्न जो है पुअर आ रहा है। बाकी जो फर्म्स इंडस्ट्री में काम कर रही हैं उनको रिटर्न 9.8 आ रहा है और आपका 4.2% है, तो दैट इज़ पुअर रिटर्न
एज कम्पेयर टू द इंडस्ट्री एवरेजेस। ठीक है, 2002 की बात कर लें तब भी कम था, 2001 में ज़्यादा था क्योंकि यहाँ पे जीपी भी ज़्यादा था और एनपी भी ज़्यादा था 2001 में, और लिहाजा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे ज़्यादा ही है वन में। लेकिन अभी जो करंटली कंपैरिजन करना है 2003 का, उसमें जो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है या रिटर्न ऑन एसेट, इसके दो नाम है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन एसेट, दोनों तरीके से आपको पूछा जा सकता है सवाल, इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी और एसेट लिख के भी पूछा जा सकता है। तो ये हमारा हाफ आ रहा है, लिहाजा ये पुअर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है आपका। उसी उसका उसने आगे ग्राफ बना दिया इंडस्ट्री एवरेजेस का और बास्केट वॉन्डर्स की वैल्यूज को लेके। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपको इक्विटी के ऊपर कितना रिटर्न आ रहा है, ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट में दो साइड्स होती हैं, एक होती है एसेट साइड और एक होती है आपकी लायबिलिटी साइड। ठीक है, एसेट साइड में तमाम एसेट्स होते हैं, करंट और फिक्स एसेट, लेकिन लायबिलिटी साइड है उसमें आपकी दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ होती हैं और एक आपकी इंटरनल लायबिलिटीज़। एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ में आपकी करंट लायबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म डेट्स आ जाते हैं, और इंटरनल लायबिलिटीज़ में आपकी इक्विटी आ जाती है। ठीक है, तो उस इक्विटी वाले पोर्शन को सिर्फ वो ले रहा है कि इक्विटी वाले पोर्शन के हवाले से हम देखना चाहते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना है, हमारी इक्विटी पे कितना प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, इक्विटी के हवाले से अगर प्रॉफिट देखें, इंडिकेट्स द प्रॉफिटेबिलिटी टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द फर्म आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस एंड टैक्सेस। ठीक है, यानी कि ये जो इक्विटी है ये बेसिकली फर्म के शेयर होल्डर्स है ना, तो यहाँ से हमें पता लगेगा कि शेयर होल्डर्स ने जो इन्वेस्टमेंट की है उसके ऊपर कितना रिटर्न आ रहा है। बेसिकली ये जो शेयर होल्डर्स इक्विटी होती है ये वो पोर्शन है कि जो शेयर होल्डर्स ने कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है और जितने हिस्से से वो कंपनी के मालिक हैं। तो अगर हम ये देखना चाहते हैं कि शेयर होल्डर ने जितना कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है उसके ऊपर जो है नेट प्रॉफिट कितना है, तो हम इस तरीके से निकालेंगे। यहाँ पे आप नेट प्रॉफिट जो है उसको ऊपर रख देंगे, ठीक है, और नीचे आप शेयर होल्डर्स इक्विटी को रख देंगे। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट आपका था 91, और शेयर होल्डर ने जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा कंपनी के अंदर वो कितना है जी, 1139 डॉलर। शेयर होल्डर ने 1139 इन्वेस्ट किया और वो देख रहे हैं कि उनको 1139 इन्वेस्ट करने के बाद जो है 91 जो है वो प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पता लगेगा ये 0.08 है, इसको जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8% में कन्वर्ट हो जाएगा। 8% यानी कि शेयर होल्डर्स इक्विटी के हवाले से अगर हम देखना चाहेंगे ना, तो हमें पता लगेगा कि इक्विटी के ऊपर जो है वो जो प्रॉफिट आ रहा है ना, नेट प्रॉफिट, वो 8% का आ रहा है। ठीक है, ये प्रॉफिटेबिलिटी शो कर रही है टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द फर्म, फर्म के शेयर होल्डर को प्रॉफिटेबिलिटी शो कर रही है। तो हम प्रॉफिट का एसेट के हवाले से भी देख सकते हैं कि एसेट कितने इन्वेस्ट किया उसके ऊपर प्रॉफिट कितना आया। हम शेयर होल्डर्स इक्विटी के हवाले से भी इसको चेक कर सकते हैं कि शेयर होल्डर ने इतना इन्वेस्ट किया था, उनको जो है कितना प्रॉफिट मिला है। ठीक है, तो इनको यहाँ शेयर होल्डर्स जो हैं, अगर आप कंपनी के शेयर होल्डर हैं या तमाम शेयर होल्डर्स ये चेक करना चाहते हैं कि हमें ओवरऑल कितना जो है प्रॉफिट मिला है, तो देखेंगे उन्होंने इन्वेस्ट कितना किया था और प्रॉफिट कितना आया। जितना प्रॉफिट आया उसको ऊपर रखेंगे और अपनी इन्वेस्टमेंट को नीचे रखेंगे, उनको पता लग जाएगा उनको 8% प्रॉफिट मिला है। ठीक है, 8% जो है कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है इक्विटी के मुकाबले में। उसके बाद इसको इंडस्ट्री एवरेज से हम देख सकते हैं। इंडस्ट्री एवरेज क्या होती है जी, जो कि तमाम फर्म्स जो है इंडस्ट्री के अंदर एवरेजली जो रिटर्न अवेल कर रही होती हैं। ठीक है, अब बाकी जो फर्म्स की अगर हम बात करेंगे इंडस्ट्री में जो है वो 17.9% उनका रिटर्न आ रहा है इक्विटी के ऊपर, लेकिन बास्केट वाटर का सिर्फ 8% आ रहा है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा कम रिटर्न है। तो यहाँ पे पुअर रिटर्न को इससे हम शो करेंगे, BW हैज़ अ पुअर रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, 2002 में कम था, 60 और 1 में जो है वो ज़्यादा था क्योंकि उसमें 1 में भी बिल्कुल कम था। ठीक है, यानी कि हर दफ़े ही कम है। 1 में भी आप देखेंगे इंडस्ट्री एवरेज 20 है और यहाँ पे ये 16.6 है, कम है। 2002 में भी कम है और 3 में भी कम है। 3 को हम देखते हैं, आप करंटली कंपैरिजन कर रहे हैं, तो बास्केट वॉन्डर्स की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी पुअर है एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्री एवरेज। इंडस्ट्री में जो बाकी कंपनीज हैं वो अपनी इक्विटी पे जो रिटर्न दे रही हैं वो 17.9 दे रही हैं, और बास्केट वॉन्डर की जो इक्विटी पे रिटर्न आ रहा है, ठीक है, यानी कि शेयर होल्डर्स की जो इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर जो रिटर्न आ रहा है वो 8% का आ रहा है, तो ये पुअर रिटर्न है। ठीक है, ये शेयर होल्डर इसलिए देखेंगे ताकि उनको पता लगे कि आया कि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है उसका सही इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, बेसिकली दो तरह के सोर्सेज है ना आपके पास, एक शेयर से पैसा इकट्ठा करना है और एक आपने डेट से लॉन्ग टर्म लोन्स लेके पैसा इकट्ठा करना है। वो दोनों पैसे यूज़ करते हुए आपने एसेट्स को ख़रीदना है। ठीक है,
तो हमने एक दफ़ा एसेट्स के मुकाबले में देख लिया कि जितने जितने हमने एसेट्स खरीदे थे, ठीक है, उतने उनके ऊपर कितना प्रॉफिट है, उसको हमने रिटर्न ऑन एसेट कह दिया। और अब हम जो है सिर्फ जस्ट इक्विटी का देखना चाह रहे हैं कि इक्विटी जो शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया था, उस पैसे को यूज़ करके जो है वो हमें नेट प्रॉफिट कितना मिला है। तो हमें 8% जो है वो मिला है, हमने जैसे अभी देखा है यहाँ पे। तो ये आपकी रिटर्न ऑन इक्विटी है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला आता है जी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड द डू पॉन्ट अप्रोच, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हमने पहले की है रिटर्न ऑन एसेट, ठीक है। ये वही है रेशो, लेकिन ये डू पॉन्ट अप्रोच के तहत है। अभी जो हमने पढ़ा था ना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे आप देखें ये आपका है जी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ओवर टोटल एसेट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ना ये, ठीक है। यही मतलब हमने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मालूम करनी है, लेकिन एक और अप्रोच के तहत, वो कौन सी है, डू पॉन्ट अप्रोच। अगर क्वेश्चन में आपको डू पॉन्ट अप्रोच आए तो आपने वो वाला फार्मूला लगाना है, अदरवाइज आपने यही वाला फार्मूला लगाना है। अब इस फार्मूले को ज़रा जहन में रखें कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ओवर टोटल नेट प्रॉफिट ओवर टोटल एसेट्स, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फार्मूला है कि प्रॉफिट को ऊपर रख देंगे, एसेट्स को नीचे रख देंगे। अब आते हैं जी डू पॉन्ट के ऊपर, फार्मूला जहन में रखें। अर्निंग पावर भी इसको कहते हैं, ठीक है, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किस तरह से आएगी जी, कि नेट प्रॉफिट मार्जिन को आप ले लेंगे और टोटल एसेट टर्नओवर को आप ले लेंगे, ठीक है। नेट प्रॉफिट मार्जिन को और टोटल एसेट टर्नओवर को जब आप लेंगे, ठीक है, तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकल आएगा। अब अगर मैं यहाँ पे फार्मूलाज पुट करूँ ज़रा, अगर आप अपने पास रफ कॉपी में अगर फार्मूलाज पुट करें तो मैं आपको प्रूव कर देता हूँ, ये वही फार्मूला था जो अभी हमने पीछे पढ़ा था। नेट प्रॉफिट मार्जिन का फार्मूला होता है जी, आप नेट प्रॉफिट को ऊपर रखते हैं और सेल्स को नीचे रखते हैं, ठीक है। और इधर से आप जो है टोटल एसेट टर्नओवर जो है, ठीक है, वो उसका फार्मूला क्या होता है, टोटल एसेट टर्नओवर में आप सेल्स को ऊपर रखते हैं, ठीक है, और टोटल एसेट्स को आप नीचे रखते हैं। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास दो फार्मूलाज बन गए, एक नेट नेट प्रॉफिट ओवर सेल्स और सेल्स ओवर टोटल एसेट्स, ठीक है। अब ये आपस में दोनों फार्मूलाज मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सेल एक तरफ ऊपर है एक तरफ नीचे, सेल ऊपर नीचे से कट जाएगी, तो जो बच जाएगा वो क्या बचेगा, सिर्फ नेट प्रॉफिट, इधर से नेट प्रॉफिट बच जाएगा और इस फार्मूले में से आपको नीचे टोटल एसेट्स बच जाएगा। तो वही नेट प्रॉफिट ओवर टोटल एसेट्स वाला फार्मूला बन जाएगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का, जो अभी हमने पीछे पढ़ा है। लेकिन ये जो अप्रोच है, ये डू पॉन्ट अप्रोच है, इसके तहत हमने इस तरीके से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालनी है। फार्मूला वो कट कटा के वही बनता है, लेकिन सवाल में जो रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक आप इसको निकाल लेंगे। नेट प्रॉफिट मार्जिन को मल्टीप्लाई कर देंगे हम टोटल एसेट टर्नओवर के साथ, ठीक है। तो ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकले। उसके बाद अर्निंग पावर भी देख लें आप। अर्निंग पावर क्या होती है, सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है, सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी को देख लें आप, और एसेट एफिशिएंसी को देख लें, ये भी वही फार्मूला है, ठीक है। अर्निंग पावर, इसको अर्निंग पावर भी कहते हैं और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी, आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा लें सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी का और एसेट एफिशिएंसी का, ठीक है। तो सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी कह रहे हैं या नेट प्रॉफिट मार्जिन कह लें, बात एक ही है। इसी तरह से एसेट एफिशिएंसी कह लें या टोटल एसेट टर्नओवर कह लें, ये भी बात एक ही है, ठीक है। तो सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी का वही फॉर्मूला नेट प्रॉफिट और ओवर सेल्स आ जाएगा, और एसेट एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला किस तरह से कितने एफिशिएंटली एसेट्स को यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, यानी कि किस तरह से एसेट्स को यूज़ करके कितनी सेल हो रही है। जैसे हमने पिछले पढ़ा था कि एसेट टर्नओवर के हवाले से, एसेट टर्नओवर का मतलब ये होता है कि कितनी एफिशिएंटली आप अपने एसेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके मुताबिक आपकी सेल कितनी हो रही है, ठीक है। तो एसेट एफिशिएंसी का फॉर्मूला भी यही है, नेट आपकी सेल्स ऊपर आ जाएंगी, ठीक है, और टोटल एसेट्स आपके नीचे आ जाएंगे। आपको पता लग जाएगा आपकी टोटल एसेट्स के मुकाबले में सेल्स कितनी हो रही है, यानी कि फॉर्मूला सेम है। सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी कह दें या आप नेट प्रॉफिट मार्जिन कह दें, बात एक है। एसेट एफिशिएंसी कह दें या टोटल एसेट टर्नओवर कह दें, बात एक ही है, ठीक है। लेकिन ये है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये लेकिन डू पॉन्ट अप्रोच के तहत। इसको आप अर्निंग अर्निंग पावर का आपको सवाल में कोई कहता है तो उसका मतलब वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ही आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। आपको डिफरेंट तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के रिटर्न ऑन एसेट भी कहा जाता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है, दोनों एक ही चीज़ है। या आपको यूँ भी कहा जा सकता है कि अर्निंग पावर बताएं, तो अर्निंग पावर भी वही है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ही है, ठीक है। या चौथी बात क्या है, डू पॉन्ट अप्रोच के तहत रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बताएं, तो वो ये इस तरीके से हम जो है डू पॉन्ट अप्रोच के तहत वो हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उसने वैल्यूज पुट की हुई हैं, वही बैलेंस शीट से उसने नेट प्रॉफिट मार्जिन लिया है, ठीक है, जो अभी हमने पीछे कैलकुलेट भी किया था। पीछे जो हमने पिछले फार्मूलाज में कैलकुलेट किया नेट प्रॉफिट मार्जिन, वही उसने वैल्यू यहाँ पे ली है। और टोटल एसेट टर्नओवर भी हमने पिछले फार्मूलाज में कैलकुलेट किया है,
ठीक है, वो भी उसने यहाँ पे वैल्यू ले ली है, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई किया 0.42 आया और ये 4.2% 100 से मल्टीप्लाई करके बन गया। इसी तरह से उसने जो है ये 2003 की बात बताई है, और इंडस्ट्री इंडस्ट्री की उसने कैलकुलेट की। इंडस्ट्री की जो है, इंडस्ट्री के हवाले से डाटा उसके पास है, उसने इंडस्ट्री के हवाले से कैलकुलेट किया, तो वो ये बनती है 9.8%। ठीक है, इंडस्ट्री की भी पीछे वैल्यूज़ दी हुई थी ना, वो जहाँ टेबल में कंपैरिजन था वहाँ से वैल्यूज़ उठाई हैं उसने, और इंडस्ट्री का भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाला है। तो कंपैरिजन देखिए उसने क्या किया कि अब जो बास्केट वाटर का आ रहा है वो 4.2 आ रहा है 2003 का, और इंडस्ट्री का आ रहा है 9.8%, यानी कि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, ये वही देखें, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पहले कितनी निकाली थी आपने, यहाँ पे आप देख लें, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये देखें ये 4.2 आ रही है ना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये जो अभी हमने निकाली थी 4.2 इन्वेस्टमेंट निकाली थी ना ये, और वो इंडस्ट्री की आ रही थी 9.8। वही अब हमने डू पॉइंट अप्रोच यूज़ की है, आंसर फिर भी वही आया, 4.2 आया और 9.8 आया, यानी कि बास्केट वाटर्स की जो रिटर्न इन्वेस्टमेंट है 4.2 है, और जो इंडस्ट्री की है वो 9.8 है। इसका मतलब ये पुअर अर्निंग पावर है, या फिर पुअर कह दें कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, इसको बढ़ना चाहिए। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी की डू पॉइंट अप्रोच क्या है, ठीक है, एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की डू पॉइंट अप्रोच है और एक रिटर्न ऑन इक्विटी की डू पॉइंट अप्रोच है। ठीक है, इसकी डू पॉइंट अप्रोच क्या है, नेट प्रॉफिट मार्जिन को लेना है आपने, ठीक है, और टोटल एसेट टर्नओवर को मल्टीप्लाई कर देना आपने इक्विटी मल्टीप्लायर से। ठीक है, तो इक्विटी मल्टीप्लायर किस तरह से निकालते हैं, यहाँ पे ये बस आपको देखना पड़ेगा इक्विटी मल्टीप्लायर कैसे हमने निकालना है। टोटल एसेट्स को आपने शेयर होल्डर्स इक्विटी पे डिवाइड कर देना आपने, तो आपको पता लग जाएगा कि आपका इक्विटी मल्टीप्लायर कितना है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि टोटल एसेट्स जो है वो इक्विटी का कितने परसेंट है। ठीक है, वो टोटल एसेट्स जो है वो इक्विटी का जो है वो टोटल एसेट जो है वो इक्विटी का जो है वो 1.90, यानी कि एसेट्स जो है वो इक्विटी से ज़्यादा है। ठीक है, इक्विटी कम है क्योंकि इक्विटी तो जस्ट एक पोर्शन होता है ना लायबिलिटी साइड पे, उसके अलावा बाकी करंट होती है, लॉन्ग टर्म डेट्स भी होते हैं ना, तो इक्विटी एक स्मॉल पोर्शन होता है। लिहाजा एसेट्स तो फुली टोटल एसेट्स ये पूरी साइड का टोटल होता है, लिहाजा वो जारी बात है ज़्यादा ही होगा उससे। तो इसको हम कहते हैं इक्विटी मल्टीप्लायर, टोटल एसेट्स को ऊपर रख देंगे, यानी कि टोटल एसेट्स आपके शेयर होल्डर इक्विटी के मुकाबले में टोटल एसेट्स कितने हैं, इसको हम इक्विटी मल्टीप्लायर कहते हैं। ये कितना ज़्यादा है इक्विटी से, इसको लेंगे। नेट प्रॉफिट मार्जिन को लेंगे, जैसे कि अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा, नेट प्रॉफिट ओवर सेल्स, वो फॉर्मूला आएगा, और टोटल एसेट टर्नओवर। ठीक है, टोटल एसेट टर्नओवर जो है वो सेल्स ओवर टोटल एसेट्स, वो वाला फॉर्मूला आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, ठीक है, और इक्विटी मल्टीप्लाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिटर्न ऑन इक्विटी आ जाएगा 0.080, यानी कि 8% आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी 8.0% आ जाएगी, और इधर से इंडस्ट्री की उन्होंने निकाली तो 1, ये आपकी आ जाएगी 17.9। ठीक है, तो ये आप देखें कितना फ़र्क है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी कितनी पुअर आ रही, कितनी कम आ रही है। ठीक है, अब हम पीछे जाके देखते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी पहले पहले जो हमने निकाली थी वो कितनी निकाली थी, डू पॉइंट अप्रोच के बगैर जो हमने निकाली थी। यहाँ देखें, डू पॉइंट अप्रोच के बगैर हमारा फार्मूला क्या था, नेट प्रॉफिट को हमने लिया था आफ्टर टैक्स, और हमने शेयर होल्डर्स इक्विटी पे हमने डिवाइड कर दिया था, तब भी हमारी आठ, ये सिंपल रिटर्न ऑन इक्विटी का फार्मूला है। ठीक है, नेट प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स इक्विटी पे डिवाइड कर देना है, हमारा तब भी 8% आया था, और इंडस्ट्री का 17.9%। अब हमने रिटर्न ऑन इक्विटी को डू पॉइंट अप्रोच के तहत किया है, तो इसमें क्या फॉर्मूला जस्ट चेंज हुआ है, नेट प्रॉफिट मार्जिन को हमने टोटल एसेट टर्नओवर से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और इक्विटी मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई किया। याद रखें ये जो दो फार्मूलाज है ना, इनमें सिर्फ एक ही चीज़ फ़र्क वाली है, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो हमने डू पॉइंट अप्रोच के साथ निकाली, उधर भी नेट प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है, टोटल एसेट टर्नओवर आ रहा है। ठीक है, और रिटर्न ऑन इक्विटी है, यहाँ जो है यहाँ भी नेट प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है और टोटल एसेट टर्नओवर आ रहा है। यहाँ तक तो दोनों फार्मूला सेम है, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डू पॉइंट अप्रोच के तहत। साथ में बस रिटर्न ऑन इक्विटी में इजाफा एक चीज़ का होना है, इक्विटी मल्टीप्लायर का। ठीक है, तो इक्विटी मल्टीप्लायर यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास रिटर्न ऑन इक्विटी आ जाएगी। सिंपल जो फॉर्मूला था रिटर्न ऑन इक्विटी का, वो जस्ट था नेट प्रॉफिट को हमने डिवाइड कर दिया था टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी पे। लिहाजा ये डू पॉइंट अप्रोच के तहत अगर आपको पूछा है तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। मकसद इसका निकालने का यही है कि रिटर्न ऑन इक्विटी के, इक्विटी के ऊपर रिटर्न कितना आ रहा है वो देखना चाह रहे थे हम, इक्विटी के मुकाबले में प्रॉफिट कितना कमाया जा रहा है। तो ये हमें पता लगा कि बास्केट वाटर का इंडस्ट्री एवरेज के मुताबिक बहुत कम प्रॉफिट होती है, एक पुअर सिचुएशन है कि इसका 8% आ रहा है और इंडस्ट्री का 17.9%, ये बहुत कम है।
इसको मज़ीद अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहिए, अपने ऑपरेशंस को इम्प्रूव करना चाहिए। लिहाजा समरी ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेंड एनालिसिस जो है, अब एक समराइज हम रिजल्ट्स को कर रहे हैं। द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज फॉर बास्केट वाटर्स हैव ऑल बीन फॉलिंग सिंस 2001। हम देख रहे हैं कि जो बास्केट वंडर्स की प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, जैसे कि हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात कर लें, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लें, हम नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात कर लें, हम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात कर लें, वो सारे के सारे 2001 के बाद कम ही हुए, ज़्यादा नहीं हुए। ठीक है, 2002 में मजीद कम हो गए, 2003 में और कम हो गए। ठीक है, और वो इंडस्ट्री एवरेज से भी बिलो चले गए पास्ट 3 ईयर्स में। उसके बाद दूसरा जो हमने इसमें रिजल्ट निकाला है इन मतलब जो है रेशो से, वो क्या है? दिस इंडिकेट दैट COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसको कहते हैं। ठीक है, एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में बोथ बी टू हाई। ठीक है, इसका मकसद ये है कि हमारे जो प्रॉफिट्स कम आ रहे हैं ना, उसकी वजह क्या है कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है ना, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा है। हमारे जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, या जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा आ रही है, जिसकी वजह से हमें कम प्रॉफिट्स जो हैं वो देखने पड़ रहे हैं, कम प्रॉफिट जो हमारे पास आ रहे हैं। उसके बाद नोट दैट दिस रिजल्ट इज कंसिस्टेंट विद द लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो। और कहता है कि ये जो रिजल्ट्स हैं कंसिस्टेंट है विद द लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो के साथ, यानी कि प्रॉफिट्स हमारे कम है तो इसलिए हमारी जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है वो भी कम थी, इसीलिए कम थी हमारी। ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज जो हमने पीछे पढ़ी थी ना, कि हमारा जो प्रॉफिट है उससे हम कितनी दफ़ा जो है इंटरेस्ट अदा कर सकते हैं। ठीक है, और हमने पढ़ी थी पीछे जाके इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी आपकी वो डिक्रीज ही थी इंडस्ट्री एवरेज के मुकाबले में। इसमें यहाँ आप ये देखें कवरेज रेशो जो हमारी थी ना, ये इंटरेस्ट कवरेज रेशो कि हमारा जो अर्निंग है वो इंटरेस्ट के मुकाबले में कितनी ज़्यादा है। यानी कि हम अपनी अर्निंग 210 को यूज़ करते हुए 59 का जो इंटरेस्ट है वो 3 से ज़्यादा दफ़ा पे कर सकते, इतनी हमारी मतलब जो अहलियत थी। लेकिन इंडस्ट्री की जो एवरेज है वो इससे ज़्यादा है। इंडस्ट्री में जो कंपनीज हैं वो उनकी इतनी अर्निंग है वो 5 दफ़ा पे कर सकती हैं ऐसा इंटरेस्ट। हमारी जो कवरेज रेशियो वो इसीलिए कम थी क्योंकि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो है वो ज़्यादा था। यही बात वो कर रहा है कि इंडस्ट्री इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के जो रिजल्ट्स हैं वो भी कंसिस्टेंट है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के साथ। वही उसने सेम बात की, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। उसका भी वही स्टेटस था, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट की वजह से वो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम थी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट की वजह से प्रॉफिट कम हुआ, जिसकी वजह से प्रॉफिट कम होने की वजह से हमारी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पे भी फर्क पड़ा, और हमारी जो दूसरी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, उनके ऊपर भी इसी वजह से असर पड़ा था। ठीक है, तो रिजल्ट जो है कंसिस्टेंट है द लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के साथ। रेशियो एनालिसिस, इन्वेंट्रीज आर टू हाई। अब हमने ये सारी की सारी जो है वो रेशियोज फाइंड आउट कर लिए हैं। ठीक है, तो सवाल में भी आपको इस तरह ही आएगा, रेशियोज आप फाइंड आउट कर लें और आप फिर बताएंगे वहाँ पे कि ये इन रेशियोज से क्या पता लग रहा है हमें, या इनकी वजह से क्या रिजल्ट निकल रहा है, तो ये आप बताई जा रही है। अब इन्वेंट्रीज आर टू हाई। ठीक है, इन्वेंट्रीज जो हमारे पास बहुत, आपको याद होगा कि हमने एसेट टेस्ट रेशो निकाली थी जो कि कम आई थी। अब एसेट टेस्ट रेशो जो है वो उसमें फॉर्मूला क्या था, करंट एसेट्स में से हमने इन्वेंट्रीज माइनस कर दी थी। ठीक है, और नीचे करंट लायबिलिटीज पे डिवाइड कर दिया था। ठीक है, यानी कि जो लिक्विडिटी रेशियो में सेकंड रेशियो थी हमारी, वहाँ पे मतलब हमारा जो रिजल्ट जो है वो इंडस्ट्री एवरेज से कम इस वजह से आया था कि हमारे पास इन्वेंट्रीज बहुत ज़्यादा थी। इन्वेंट्रीज के ज़्यादा होने की वजह से हम जो है वो हमारी जो लिक्विडिटी है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। हमारे पास कैश की फॉर्म में एसेट्स कम थे क्योंकि हमारे पास इन्वेंट्री ज़्यादा थी। इन्वेंट्री हमारी बाउंड हुई पड़ी थी, सेल नहीं हो रही थी, इस वजह से हमारी जो है लिक्विड रेशियो जो है वो ख़राब थी। उसके बाद मे बी पेइंग ऑफ क्रेडिटर्स अकाउंट्स पर टू सून, ये इस वजह से भी था कि अब हमने देखा था पहले क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो में अगर हम जाके देखेंगे तो हमारा तकरीबन 22 दिन का निकला था वो, कल हमने स्टडी किया था ना, कि 22 दिन के अंदर अंदर हम अपने क्रेडिटर्स को पे कर देते हैं। कहता है ये इस वजह से भी है कि हम अपने क्रेडिटर्स को जो है बहुत जल्दी पे कर देते हैं, इस वजह से हमारी जो है वो लिक्विडिटी रेशियो ख़राब है। हमारे पास कैश की कमी इस वजह से भी है क्योंकि हम जब भी हमारे पास कैश आता है तो हम बहुत जल्दी जो है वो क्रेडिटर्स को पे करते हैं। ऑन द अदर एंड हमने देखा था हमें रिसीव 65 दिनों बाद हो रहे हैं, वैसे सेल के बाद हमें रिसीव होते हैं 65 दिनों बाद, लेकिन जब हम पे करते हैं तो हम 22 दिनों बाद ही अपने क्रेडिटर्स को पे कर देते हैं। तो हमारे पास कैश की मौजूदगी ना होने की एक वजह ये भी है कि हम बहुत जल्दी अपने क्रेडिटर्स को पे कर देते हैं, अपने पास पैसे नहीं रखते। इस वजह से हमारी जो लिक्विड रेशियोज हैं वो जो एसिड टेस्ट रेशो, करंट रेशो, इस वजह से भी ख़राब थी। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में भी टू हाई। कॉस्ट ऑफ गुड्स यानी कि चीज़ जो चीज़ों पे खर्चा लग रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, चीज़ को बनाने के वो हाई हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट जो है वो कम आ रहा है।
सेलिंग एंड जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं वो हाई हो सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉफिट कम आ रहा है। तो डिफरेंट जो हमारे पास ये इसके कमेंट्स हैं कि मतलब इस पे एनालिसिस कर रहे हैं कि ऐसी रेशोज़ क्यों निकली हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है जी कॉमन साइज एनालिसिस, ठीक है। कॉमन साइज एनालिसिस बेसिकली जो है ये नेक्स्ट टॉपिक है रेशो के हवाले से ही। कॉमन साइज एनालिसिस में जो है हम ये देखते हैं कि जिन रेशोज़ को हम परसेंटेजेस में कंपैरिजन कर रहे होते हैं ना, जब हम परसेंटेजेस में कंपैरिजन करते हैं ना चीज़ों का, तो इसको हम कॉमन साइज एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। दोबारा रिपीट करता हूँ, जब हम डिफरेंट चीज़ों का परसेंटेजेस में एनालिसिस करते हैं तो इन परसेंटेजेस में एनालिसिस करने को हम कॉमन साइज एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। An analysis of percentages financial statement where all balance sheet items are divided by total assets and all income statements are divided by the net sales, ठीक है। अब इसमें बैलेंस शीट के हवाले से अलग होता है और इनकम स्टेटमेंट के हवाले से अलग होता है, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट में हम एक बेस बना लेते हैं जिस बेस पे हमने जो है वो रिजल्ट्स निकालने होते हैं। इसी तरह से हम बैलेंस शीट में भी एक बेस बना लेते हैं जिस बेस पे हमने रिजल्ट्स को बताना होता है। फॉर एग्जांपल हम अपनी इनकम स्टेटमेंट में सेल को बेस बना लेते हैं और हर चीज़ को, हर एक्सपेंस को हम सेल के मुकाबले में कंपैरिजन कर रहे होते हैं। हम फ्रेट की बात करते हैं, फ्रेट सेल का कितने परसेंट है, हम कैरिज की बात करते हैं, हम सैलरी की बात करते हैं, हम वेजेस की बात करते हैं, हम एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस की बात करते हैं, हम मार्केटिंग एडमिन एक्सपेंस की बात करते हैं, वो सेल के मुकाबले में कितना है, ठीक है। तो इस वजह से हम उसको बेस बना रहे होते हैं सेल को, और फिर परसेंटेजेस में हम रिजल्ट्स निकाल रहे होते हैं कि यार ये जो एक्सपेंसेस हैं हमारे, ये इस सेल का कितने परसेंट है, ठीक है। तो एक तो परसेंटेजेस में कंपैरिजन हो गया जिसकी वजह से एक कॉमन साइज एनालिसिस बन गया, और हमने एक बेस बना ली जिस बेस पे हम बाकी सारी चीज़ों का रिजल्ट्स निकाल रहे होते हैं, एक स्टैंडर्ड बना। इसी तरह से बैलेंस शीट में भी एक बेस होती है, एक स्टैंडर्ड होता है टोटल एसेट्स। बैलेंस शीट में हम टोटल एसेट्स को अपना स्टैंडर्ड बनाते हैं, बेस बनाते हैं, और बाकी तमाम जितनी भी चीज़ें बैलेंस शीट में, तमाम चीज़ों को टोटल एसेट्स पे बेस करके उसकी उनकी परसेंटेज निकालते हैं। लेकिन हर चीज़ जो है वो उसको टोटल एसेट्स में डिवाइड किया जाता है और देखा जाता है कि उसकी टोटल एसेट्स के मुकाबले में वो परसेंटेज कितनी। यानी कि अगर हम यूँ बात करें, इनकम स्टेटमेंट में अगर 50 चीज़ें आ रही ना, तो 50 चीज़ों को हम सेल पे डिवाइड करके सेल के हिसाब से उनकी परसेंटेज निकालने के, ये चीज़ जो है वो सेल के कितने परसेंट है। और इसी तरह से हम बैलेंस शीट में जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, अगर बैलेंस शीट में कोई 30 चीज़ें आ रही हैं तो हम देखेंगे उन 30 चीज़ों का टोटल एसेट्स से कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, कि वो टोटल एसेट्स का कितने परसेंट है। तो यूँ जब भी हम चीज़ों का परसेंटेजेस में कंपैरिजन करते हैं तो उसको हम कॉमन साइज एनालिसिस कहते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट एसेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, 1 के, 2002 के, 3 के, ठीक है, और यहाँ पे उनके कॉमन साइज एनालिसिस दिए हुए हैं। इसी तरह से ये टोटल आपको यहाँ पे दिया हुआ जी, करंट एसेट्स हैं, ये फिक्स नेट फिक्स एसेट्स हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेंट्रीज हैं, अदर जो है लॉन्ग टर्म है आपकी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स वगैरह। तो ये टोटल एसेट्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, टोटल एसेट्स की वैल्यू उठानी है आपने 2001 में टोटल एसेट्स इतने थे, 2 में इतने थे, 3 में इतने, ठीक है। अब कॉमन सेंस एनालिसिस कैसे करेंगे हम, हमने एसेट को बेस बना लिया। एसेट की बेस क्या बनाई हमने, ये 2001 को हमने बेस बना लिया और एक को हमने यहाँ पे 100 जो है वो रख, इसको एक को बेस बना के हम देख रहे हैं हम जी, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, कैश अगर आप था ना 148 था, तो इसको हमने डिवाइड कर दिया जी 1223 पे, हमारे पास आंसर आ गया 12 ठीक है। इसको हम इसके ऊपर डिवाइड करेंगे। इसी तरह से बाकी अकाउंट रिसीवेबल को और इन्वेंट्री को और अदर आपके करंट एसेट्स हैं उनको सबको हमने जो है वो टोटल एसेट्स पे डिवाइड करना है, और हमने परसेंटेज निकालनी है उसकी कि परसेंटेज कितनी निकलती है। सारी सारी परसेंटेजेस लिखी हैं, ठीक है। इस तरह से हम वन बाय वन, हम अगर हम चेक करें 148 को इस पे डिवाइड करें, 283 को फिर 1223 पे डिवाइड करें, सबको हम एक एक को लेके हम 1223 पे डिवाइड करें तो हमारे पास ये सारी 2001 की परसेंटेजेस निकल आएंगी, ठीक है। इसी तरह एज इट इज हम 2002 में करें, क्योंकि हमने टोटल एसेट को बेस बनाया, तो हर हर आइटम को हमने टोटल एसेट डिवाइड करना है। यहाँ पे 100 से लेके 100, 410, 610 सबको हम जो है 2044 पे डिवाइड करेंगे ना जब, तो हमारे पास आंसर ये सारे कि 2002 वाली ये परसेंटेज आ जाएगी। और इसी तरह से हमारे पास 2003 में आ जाएंगी। आप किसी को भी चेक कर लें, जैसे कि 394 है, 394 को हम जो है 2169 पे अगर हम डिवाइड करें टोटल एसेट्स पे, तो ये परसेंटेज बनती है 18.17, अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें देन, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं जी हमारा ये कॉमन साइज एनालिसिस हमने परसेंटेजेस में किया है, ठीक है।
अच्छा जी, अब ये जो आपने किया है, ये इसको हम कॉमन साइज भी कहेंगे। साथ में कॉमन साइज की आपके जो है ना वो दो तरह के इसमें हम कहते हैं, दो इसमें आगे फर्दर कैटेगरीज होती हैं कॉमन साइज में, ठीक है। दो कैटेगरीज कौन सी? एक होती है आपकी हॉरिजेंटल एनालिसिस होता है, और एक आपका होता है जी वर्टिकल एनालिसिस, ठीक है। हॉरिजेंटल एनालिसिस होता है, अभी हॉरिजेंटल एनालिसिस होता है कि आप जो है वो डिफरेंट सालों का जो आपस में कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है। डिफरेंट सालों का आपस में अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो वो आपका हॉरिजेंटल हो जाएगा। और अगर आप एक ही साल में, जैसे कि हमने अभी यहाँ पे किया है, ठीक है, एसेट को बेस बना के यहाँ पे हमने एक ही साल की चीजें ली, 2001 की चीजें ली और 2001 की टोटल एसेट्स लिए, इनका हमने रिजल्ट निकाला यहाँ पे। ये आपका वर्टिकल है, ठीक है, ऊपर से नीचे, कि आपने एक ही साल में किसी चीज को बेस बनाया और उसी साल में तमाम चीजों के परसेंटेजेस में रिजल्ट्स निकाले, इसको हम वर्टिकल कहेंगे। लेकिन अगर हम एनालिसिस इस तरह से करें, ठीक है, कॉमन साइज तो ये है, कॉमन साइज बेसिकली एक ब्रॉड कैटेगरी, इसके अंदर दो कैटेगरी आ जाएंगी, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। और वर्टिकल मैंने आपको समझा दिया, अभी जो हमने काम किया ना ये वर्टिकल था, ठीक है, कि एक साल को पकड़ा, उसमें किसी चीज को बेस बनाया और सारी चीजों की हमने परसेंटेजेस कैलकुलेट कर ली यहाँ पे, इसको हम वर्टिकल एनालिसिस कहेंगे जो अभी हमने किया। लेकिन हॉरिजेंटल किस तरह से होगा? हॉरिजेंटल ये होगा कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि यहाँ पे 2001 को बेस बना लेते हैं, ठीक है, और बाकी सालों का इसके मुताबिक हम रिजल्ट निकाल रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, 100 को डिवाइड कर देंगे हम 148 पे, ठीक है, फिर 90 को डिवाइड कर देंगे हम 148 पे, ठीक है। इस तरह से हम ईयर वाइज अगर हम हर चीज का आपस में, मैंने कि हम यूं देखना चाहें अगर, कि कैश 2001 में कितना था, कैश 2002 में कितना था, कैश 2003 में कितना था, इनका आपस में जब कंपैरिजन करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, किसी एक को बेस बना लेंगे। फॉर एग्जांपल 2001 को हमने बेस बना लिया और हम ये देखना चाहते हैं कि 2002 में 2001 के मुकाबले में कैश बढ़ा है या कम हुआ, परसेंटेज में इजाफा हुआ या कम हुआ, इसको हम हॉरिजेंटल कहेंगे। इसी तरह से हम ये देखना चाहें 2003 में जो कैश है वो 2001 को बेस बनाया ना आपने, 2001 के मुकाबले में बढ़ गया है, कितने परसेंट बढ़ा है, कितने परसेंट कम हुआ। इसी तरह से हम एक हर हर एक चीज को उसके प्रीवियस साल की वो अमाउंट से जो है कंपैरिजन जब करेंगे ना, इसको हम हॉरिजेंटल एनालिसिस कहेंगे, ठीक है। तो हम डिफरेंट इसमें हम हर चीज को पिछली बार की अमाउंट से कंपैरिजन करेंगे, पिछले पिछले साल के मुकाबले में, या जिसको हम जिस साल को हमने बेस बनाया है उस साल के मुकाबले में बड़ी है या कम हुए, इसको हम हॉरिजेंटल एनालिसिस कहेंगे, ठीक है। और वर्टिकल क्या है कि एक ही साल में आपने रहना है, दूसरे साल में नहीं जाना आपने, एक ही साल में सारी चीजों की परसेंटेजेस निकालने, किसी एक चीज को बेस बना के, ठीक है। इसी तरह से हम इसको इनकम स्टेटमेंट में भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बैलेंस शीट की हमने बात की थी ना, ठीक है, तो बैलेंस शीट में अभी हमारी एसेट साइड थी, तो ये लायबिलिटी साइड भी इसी तरह से ही बिल्कुल, ठीक है। ये लायबिलिटी साइड जो है, इसमें भी आपने जो है वो टोटल एसेट्स को आपने लिया, टोटल एसेट को आप हर चीज को आपने टोटल एसेट्स पे ही डिवाइड करना है, ठीक है, टोटल एसेट्स पे डिवाइड करना है। और हर उसकी आप यहाँ परसेंटेजेस निकालेंगे, ठीक है। ये देखिए 1223 जो है वो ये टोटल एसेट्स ही हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसने लिखा है टोटल लायबिलिटी प्लस इक्विटी, लायबिलिटी प्लस इक्विटी वो भी टोटल एसेट्स के ही इक्वल होता है, ठीक है। क्योंकि बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी साइड पे दो चीजें होती हैं ना, एक इक्विटी होती है और एक लायबिलिटीज होती हैं। इक्विटीज और लायबिलिटीज को अगर मिला लें तो जो टोटल बनेगा वो टोटल एसेट्स के ही इक्वल होगा, क्योंकि बैलेंस शीट की दोनों साइड्स बराबर होती हैं। ये कॉन्सेप्ट ज़हन में रखें। तो ये टोटल एसेट्स ही हैं। यहाँ बैलेंस शीट में भी हर चीज़ को आपने जो है वो टोटल एसेट्स पे डिवाइड किया है और परसेंटेजेस यहाँ पे निकाली हुई हैं, ठीक है। 2001 में भी, 2002 में भी और 2003 में भी। ये जो हम एक साल में करते हैं ना, एक साल में तमाम चीज़ों की परसेंटेज निकालते हैं, उसी साल में किसी चीज़ को बेस बना के, ये वर्टिकल एनालिसिस है। और हॉरिजेंटल क्या है? अगर हम देखना चाहते हैं जी, नोट पेएबल जो है 2002 में 2001 को बेस बना लिया, ठीक है। फिर हमने कहा जी नोट पेएबल 2002 में 2001 के मुकाबले में बड़े हैं ये कम हुए, कितने बड़े हैं, परसेंटेज निकालेंगे, 2295 को ऊपर रखेंगे, 290 को नीचे रखेंगे, परसेंटेज आपके पास आ जाएगी 100 से मल्टीप्लाई करके। इसी तरह से 2003 में देखना चाहते हैं कि नोट पेएबल 2003 में 290 के हो गए, तो ये 2001 के मुकाबले में कितने हैं, परसेंटेज बड़ी है या कम हुई है, ठीक है। तो डिफरेंट ईयर्स में हर चीज का आपस में कंपैरिजन करेंगे तो इसको हम हॉरिजेंटल कहेंगे, और एक ही ईयर में अगर हम करेंगे तो इसको हम वर्टिकल एनालिसिस कहेंगे। अच्छा, इसमें हम नेक्स्ट अब देखते हैं जी, अगला हमारे पास आ रहा है जी, ये हमने कॉमन साइज और उसके अंदर जो फर्दर कैटेगरीज थी हॉरिजेंटल वर्टिकल पढ़ लिया। अगला हमारे पास इनकम स्टेटमेंट है। इनकम स्टेटमेंट में भी इस तरह से ही हमने कंपैरिजन करना है।
और वर्टिकल एनालिसिस भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसने कॉमन सेंस करके दिखाया हुआ है, यही ये सेम एज इट इज़ है जैसे हमने बैलेंस शीट को डिस्कस किया है, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट की भी हर चीज़ को उसने नेट सेल पे डिवाइड करके यहाँ परसेंटेजेस निकाली। देखिए नेट सेल को उसने जो है वो बेस बनाया हुआ है ना, तो यहाँ भी 100 लिख दिया, जिसको बेस बनाएंगे वो 100 लिख देंगे, ठीक उसके साथ। तो हर चीज़ को हमने जो है वो 1235 पे डिवाइड किया और यहाँ पे आंसर निकालने में सारे, इस तरह 2002 में भी किया है, 2003 में भी किया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी इंडेक्स एनालिसिस, ठीक है। इंडेक्स एनालिसिस जो होता है वो बेसिकली हॉरिजॉन्टल एनालिसिस की तरह होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, जब हम एक साल को बेस बना लेते हैं और उसके मुकाबले में अगले सालों की हम परसेंटेजेस निकाल रहे होते हैं, इसको हम इंडेक्स एनालिसिस भी कहते हैं, इसको हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इंडेक्स एनालिसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेयर ऑल बैलेंस शीट ऑफ इनकम स्टेटमेंट फिगर्स फॉर अ बेस ईयर इक्वल टू 100 and subsequent financial statements items are expressed as percentage of their values in the base year। जैसे कि अभी हमने बात की थी कि एक पूरे साल को बेस बना लेंगे और उसके मुताबिक जो है अगले सालों में उसकी परसेंटेजेस आती जाएंगी, ठीक है। तो इसको हम इंडेक्स एनालिसिस भी कहते हैं। ये सेम लाइक हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है। यहाँ पे आप देख लें, ये जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी हॉरिजॉन्टल की, इसको आप हॉरिजॉन्टली समझ लें, ठीक है। 2001 में है ना, 2001 की तमाम वैल्यूज को उसने बेस बना लिया, ठीक है, पूरे 2001 को बेस बना लिया। अब 2002 में परसेंटेज कैसे निकलेगी, 100 को 148 में डिवाइड करेंगे, ये 67.6 आ जाएगा। अगर आप इन्वेंट्री की बात कर लेते हैं, 616 को हम 322 पे डिवाइड करेंगे, 191 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से और ले लेते हैं, 631 है, 631 को 349 पे डिवाइड करेंगे, 180 आ जाएगा। इसी तरह से हम 2003 में देख लेते हैं, बेस ईयर आपका 2001 ही है, 696 इन्वेंट्री है, इसको अगर हम 322 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 216, ठीक है। इसी तरह से सात ये नेट फिक्स एसेट को ले लेते हैं, 701 है, इसको डिवाइड करेंगे 349 पे तो आपके पास 200 पूरा आ जाएगा। तो ये आपका जो है वो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी कहलाता है और इसको आप इंडेक्स एनालिसिस भी कहते हैं, ठीक है। तो हमने कॉमन साइज एक एनालिसिस जिसमें हम परसेंटेज में करते हैं चीज़ों को, इंडेक्स में भी हम परसेंटेजेस में करते हैं, लेकिन कॉमन साइज के अंदर ही दो कैटेगरीज आती हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो वर्टिकल में हम सिर्फ एक ही साल को देखते हैं, ठीक है, दूसरे साल में नहीं जाते, एक ही साल में कोई बेस बना लेते हैं और उसके मुताबिक हम परसेंटेजेस निकाल लेते हैं सबकी। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है उसके अंदर हम डिफरेंट सालों में जो है वो चीज़ों को लेते हैं, एक पूरे साल को बेस बना लेते हैं जैसे कि यहाँ बेस बनाया, और बाकी सालों में उसके मुताबिक जो है वो परसेंटेजेस कैलकुलेट कर ली जाती हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल को हम इंडेक्स एनालिसिस भी कह देते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने स्टैटिस्टिक्स में इसको डिस्कस किया होगा। अच्छा, इसमें हम देख सकते हैं जी इंडेक्स एनालिसिस जो है ये आपका बैलेंस शीट का दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है ये इसमें देख सकते हैं जी इनकम स्टेटमेंट का इंडेक्स एनालिसिस है, हॉरिजॉन्टल किस तरह से करना है, ठीक है, ये वो है। और यही हमारा जो है आज का टॉपिक था। हमने तमाम रेशियोज को डिस्कस किया, उसके बाद हमने इन अपने कॉमन साइज एनालिसिस को पढ़ा, उसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को पढ़ा और इंडेक्स एनालिसिस को पढ़ा। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। इफ एनी क्वेश्चन यू पीपल कैन आस्क नाउ। थैंक यू वेरी मच।